2071। आज की यह वीडियो कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन और प्रेजेंट एग्ज़ाम जो हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, उसके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार डेली 4 बजे ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे शुरू करने से पहले बता देते हैं कि सुबह 9 बजे एक कंप्यूटर थ्योरी की जो है एक वीडियो डाली गई थी, उसको बहुत कम लोगों ने देखा। जिसने भी देखा, जिन भाइयों ने देखा, वो बहुत ही उनको उससे लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये नई ऑब्जेक्टिव वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो ऑप्शन ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्यों को अधिक बुद्धिमान बनाना। ये तो गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है। तो ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ये बहुत हद तक सही है। बहुत हद तक क्या, पूरा सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य डेटा का खनन करना है। ये गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। तो ये राइट आंसर है। यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिमान प्रणालियों का विकास है जो मनुष्यों की तरह ही काम और प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्धिमत्ता दुनिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता की एक प्रक्रिया या घटक है। लोगों, जानवरों और कुछ मशीनों में भी सभी की बुद्धिमत्ता के अलग अलग प्रकार और डिग्री होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? एआई के आविष्कारक कौन है? तो ये है, ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा आपको, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन सी राइट। ये यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या है। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में अग्रणी थे। उन्होंने इस क्षेत्र को नाम देने में मदद की और दशकों तक कंप्यूटरों को उन अवधारणाओं को समझाने में मदद की जो मनुष्यों के लिए सहज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक ऑप्शन है मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर और नेटवर्क डिजाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। यहाँ पे इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण उप क्षेत्रों में से एक है। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एनएलपी अभी सुबह वाली क्लास में एनएलपी का फुल फॉर्म भी बताया गया था। उसका कार्य, सारी चीज़ें जो है क्लियर की गई थी। एनएलपी का फुल फॉर्म जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इन सभी के उप क्षेत्र हैं। मशीन लर्निंग में हम कुछ कार्यों को करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं या प्रशिक्षित करते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या होता है? कृत्रिम समस्याओं को हल करना। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कृत्रिम समस्याओं को हल करना, वैसे भी वो कृत्रिम समस्याओं को हल करना नहीं होता है। ये नेचुरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो सॉल्व करता है। वैज्ञानिक कारणों को निकालना, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना, यही है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है? यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों का फ़ायदा उठाने में मदद करता है कि यह भाषा समझ और समस्या समाधान यानी कि टेक्स्ट एनालिटिक्स और एनएलपी, या तो वेबसाइट बनाना आसान है। यह क्लाउड पर एप्लीकेशन तैनात करने में मदद करता है। तो इसमें जो है क्या करता है, टेक्स्ट एनालिसिस और एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो है इसका जो है अनुप्रयोग होता है। थोड़ा सा व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भाषा समझ और समस्या समाधान एनएलपी और टेक्स्ट विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो है भाषा समझ और समस्या समाधान, ये दोनों जो है एनएलपी और टेक्स्ट विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट की पहचान और टेक्स्ट का भावना विश्लेषण भी शामिल है। एनएलपी एमएल मॉडल को मुख्य रूप से उस कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो मानव भाषा के यानी कि स्पीच या टेक्स्ट को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वॉइस असिस्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये टोटल जो है कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? एआई को जो है
3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा, इसमें जो है व्याख्या देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक है, पहला तो संवेदन, दूसरा तर्क और तीसरा अभिनय। संवेदन का क्या काम होता है? सेंसर के माध्यम से दुनिया के बारे में डेटा लेना। और तर्क सेंसर द्वारा संवेदित डेटा के बारे में सोचना या संसाधित करना। और जो अभिनय या क्रिया क्या है? इनपुट और तर्क के आधार पर अभिनय पर्यावरण में क्रियाओं को उत्पन्न करता है और नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे केवल कार्यात्मकता के आधार पर नहीं, केवल क्षमताओं के आधार पर ये भी नहीं, क्षमताओं और कार्यात्मक दोनों के आधार पर, इसमें जो है ये दोनों हैं। एआई के 2 मुख्य वर्गीकरण कौन कौन? क्षमता और कार्यक्षमता पर आधारित। क्षमता के आधार पर इसे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई बोलते हैं, और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इसे एजीआई बोलते हैं, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई में विभाजित किया गया है। मतलब वर्गीकरण के आधार पर 2 मुख्य हैं इसमें, वर्गीकरण क्षमता और कार्यक्षमता। ठीक है, क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में, कौन? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई, और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसे एजीआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई में विभाजित किया गया है। और कार्यक्षमता के आधार पर इसे प्रतिक्रियाशील मशीनों, सीमित स्मृति, मन के सिद्धांत और आत्म जागरूकता में विभाजित किया गया है। ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घटक है? तो यहाँ पे सीखना, जो लर्निंग होता है, ये जो है राइट ऑप्शन है। एआई का जो घटक होता है वो सीखना। व्याख्या देख लेते हैं। जो बुद्धि अमूर्त है, ठीक है, इसको जो है देखा नहीं जा सकता, और मुख्य रूप से 5 तकनीकों से बनी है। कौन कौन सी तकनीक? सीखना किसी चीज़ को समझने, अभ्यास करने, सिखाए जाने या अनुभव करने से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना किसी भी विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, इसलिए सीखना जो है महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे आंसर, किसी क्रिया के लिए लक्ष्य अनुक्रम का मानचित्रण। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लोगों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना कार्य करना, ये भी नहीं है। किसी क्रिया के लिए उपदेश अनुक्रम का मानचित्रण, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी क्रिया के लिए उपदेश अनुक्रम का मानचित्रण, ये होता है एजेंट का कार्य। तो थोड़ा व्याख्या में देख लेते हैं। एक गणितीय फंक्शन जो धारणाओं के संग्रह को क्रियाओं में परिवर्तित करता है, ठीक है, उसे एजेंट फंक्शन के रूप में जाना जाता है। फंक्शन को एजेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। एजेंट मशीन द्वारा पर्यावरण को महसूस करने के बाद की गई क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे लर्निंग एआई, ये तो है ही। लक्ष्य आधारित, ये भी है। सिंपल रिफ्लेक्स एआई, ये भी है। लेकिन यूनिटी आधारित एजेंट ये नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ये नहीं है। अब यहाँ पे जो एजेंट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जो एजेंट्स हैं कौन कौन से हैं? ये एजेंट है ना, 5 एजेंट हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग एजेंट। ये 5 जो हैं ये एजेंट हैं एआई के, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पहली तो देखो, यहाँ पे जो एआई में लैंग्वेज यूज होती है, वो सबसे ज़्यादातर कौन सी यूज होती है? वो होती है पाइथन, ठीक है। जो पाइथन लैंग्वेज वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। उसके बाद प्रोलॉग और लिस्प भी यूज होती है, और जावा भी। लेकिन ये पर्ल का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो पाइथन होती है, जबकि लिस्प भी उसकी भाषा है और प्रोलॉग भी है, जावा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाइथन का यूज होता है, ये ध्यान देना। क्या है स्पष्टीकरण में? पर्ल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, जबकि अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग एआई मशीनों को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, डैनियल बाब्रो द्वारा विकसित एआई सिस्टम का क्या नाम है? तो ये जो है डैनियल बाब्रो एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उनके द्वारा एआई विकसित सिस्टम का क्या नाम है? तो उनका जो सिस्टम है वो जो है स्टूडेंट, ये ध्यान देना है।
ये देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण किया, स्टूडेंट 1964 में डैनियल बाब्रो द्वारा विकसित एआई सिस्टम का नाम है। डैनियल बाब्रो ने अपने पीएचडी थीसिस के लिए एक एआई प्रोग्राम लिखने के लिए लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया था। तो इस एआई सिस्टम जो स्टूडेंट है इसमें लिस्प जो है भाषा का इस्तेमाल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सिस्टम का क्या कार्य होता है? यही जो है जो डैनियल बाबू ने एआई सिस्टम विकसित किया था स्टूडेंट नाम का, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? प्रोग्राम जो केवल बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ सकता है, ये गलत है। सिस्टम जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को हल कर सकता है, ये गलत है। हल कर सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। सिस्टम जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ और हल दोनों कर सकता है, तो यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है। डैनियल बाब्रो द्वारा विकसित एआई सिस्टम स्टूडेंट को हाई स्कूल की किताबों की बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ने और हल करने के लिए लिस्प में लिखा गया था। इसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्र में उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है? तो यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये जो है ये तो है एआई का। चैटबॉट भी है, लीडार भी है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया ना, तो ये चीज़ नहीं है, इसमें एआई का यूज़ नहीं होता। तो यानी कि ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वो स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती हैं? तो यहाँ पे एआई सिस्टम जो है इनपुट की जो है मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती हैं। उसी के अनुरूप जिस प्रकार का इनपुट मिलेगा उसी प्रकार उसका जो है उत्तर जो है दे सकती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा व्याख्या में क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो एक्ट्यूएटर्स होते हैं उनका उपयोग मशीनों में ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि भौतिक कार्य किया जा सके। सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भौतिक वातावरण से संकेत प्राप्त करता है। सिस्टम मनुष्यों से इनपुट प्राप्त करते हैं और आउटपुट की व्याख्या करते हैं, ये ध्यान देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संख्या में सूचित खोज विधियाँ कितनी हैं? तो यहाँ पे जो है 4 संख्या में सूचित खोज विधियाँ हैं। यहाँ पे भी जो है नीचे व्याख्या में दिया हुआ है। सूचित खोज विधियाँ 4 प्रकार की होती है। सूचित खोज विधि के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सर्वोत्तम प्रथम खोज, लालची सर्वोत्तम प्रथम खोज, ए स्टार खोज और मेमोरी बाउंडेड ह्यूरिस्टिक खोज। ये चीज़ जो है याद रखना है। एआई में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 2 प्रस्ताव प्रतीक होते हैं। कौन कौन होते हैं? सत्य और असत्य, ये ध्यान देना। एआई में तार्किक प्रतीकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो है 5 तार्किक प्रतीक होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे निषेध, संयोजन, वियोजन, निहितार्थ और द्विशर्त, ये ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण है? इसमें जो है अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण, कमजोर दृष्टिकोण, यानी कि तीनों है। यानी कि डी ऑप्शन राइट है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित होता है? तो ये जो है कमजोर पर आधारित होता है कि अनुप्रयुक्त एआई पर के संज्ञानात्मक की मजबूत, तो यहाँ पे अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण पर, और ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य यानी स्मार्ट सिस्टम का उत्पादन करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सुरक्षा प्रणाली जो पहुंच प्रदान करने के लिए लोगों के चेहरे को पहचानती है। हाँ, ये होता है जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वो अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण का पालन करती है। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कौन सा लाभ होता है? समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है। फिर है सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। सोचने की क्षमता रखता है। एआई तो सोचने की क्षमता रखता है, इसलिए काम को आसान बनाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा एआई एजेंट के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है? समझना, सीखना, अवलोकन करना, सभी। तो यहाँ पे भी पढ़ा गया है सीखना, लर्निंग, ये जो है एआई एजेंट के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंटों के लिए संरचना है? केवल प्रोग्राम है, केवल आर्किटेक्चर है, प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बुनियादी लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित? अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण, कमजोर दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण।
तो यहाँ पे जो है व्याख्या में कमज़ोर दृष्टिकोण दिया गया है। कमज़ोर दृष्टिकोण देख लेते हैं क्या होता है। एक कंप्यूटर आधारित एआई के विकास से संबंधित है जो बुद्धिमानी से व्यवहार कर सकता है लेकिन वास्तव में तर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको कमज़ोर एआई कहा गया है, या मुद्दों को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, कमज़ोर दृष्टिकोण के अनुसार ठीक से कॉन्फ़िगर किए गए कंप्यूटर मानव बुद्धि की नकल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है सिवाय किसके? वेब माइनिंग के, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों के योजनाओं का निर्माण, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन है, इनके जो है अलावा सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट या एजेंटों का उदाहरण है? तो यहाँ पे स्वायत्त अंतरिक्ष यान, ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एजेंट के रूप में उसका उदाहरण है। मानव, रोबोट, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है, सही है। अब यहाँ पे अब जैसे मनुष्य को एजेंट माना जा सकता है, सेंसर में आँखें, कान, त्वचा, स्वाद नलिकाएँ आदि शामिल है, जबकि प्रभावकों में हाथ, उंगलियाँ, पैर, मुंह शामिल। एजेंट रोबोट है, रोबोट पर सेंसर में कैमरा, सुनार, इंफ्रारेड, बम्पर आदि शामिल हो सकते हैं। एक्चुएटर्स में ग्रिपर, पहिए, लाइट, स्पीकर, अन्य घटक शामिल हो सकते हैं। अपनी इंद्रियों के आधार पर स्वायत्त अंतरिक्ष यान अपने आप निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन एआई एप्लीकेशन का विस्तार? गेम खेलना, योजना और शेड्यूलिंग, निदान, तो ये तो सभी हैं। इसकी व्याख्या, आजकल एआई का उपयोग सभी क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए बुद्धिमत्ता और स्वचालन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई एजेंट क्या होते हैं? एआई एजेंट क्या होते हैं? आसपास से इनपुट लेता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वांछित संचालन करता है, ये तो सही लग रहा है। एक एम्बेडेड प्रोग्राम जो लाइन फॉलोइंग रोबोट को नियंत्रित करता है, ये भी सही लग रहा है। सेंसर के माध्यम से अपने पर्यावरण को समझता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से उस पर्यावरण पर कार्य करता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। इसमें एजेंट का यही कार्य होता है। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा वातावरण रणनीतिक है? तर्कसंगत, नियतात्मक, आंशिक और स्टोकेस्टिक। तो यहाँ पे नियतात्मक, इसका व्याख्या देख लेते हैं। नियतात्मक वातावरण में आउटपुट किसी विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। यदि अन्य एजेंटों की कार्यवाही को छोड़कर वातावरण नियतात्मक है तो इसे नियतात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या नाम है जो मशीनों की अस्पष्ट जानकारी को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली कुशलता से संभालने की अनुमति देता है? मानव बुद्धि की बूलियन तर्क, कार्यात्मक तर्क की फ्यूजी तर्क? तो यहाँ पे फ्यूजी तर्क, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, कार और डेस्कटॉप पीसी के लिए प्लग इन सर्किट बोर्ड जैसे कई लोकप्रिय सामान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले व्यावसायिक रूप को नियोजित करते हैं। यह रोबोट को मानव अंतर्ज्ञान जैसी निपुणता के साथ अस्पष्ट डेटा को संभालने में सक्षम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जिन्हें मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान होता है? तो यहाँ पे जो है इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग जो ILP होता है ना, वही करता है। इसकी व्याख्या देख लो। ILP इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग AI का एक उपक्षेत्र होता है, क्योंकि ILP प्रयोग के वैज्ञानिक चक्र में भाग ले सकता है ताकि यह लचीली संरचना का निर्माण कर सके। तो इसका काम बायेसियन नेटवर्क क्या प्रदान करता है? डोमेन का आंशिक विवरण, समस्या का पूर्ण विवरण, डोमेन का पूर्ण विवरण, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बायेसियन नेटवर्क जो होता है वो डोमेन का जो है पूर्ण विवरण प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 2 परिमाणीकरण की कुल संख्या 2 है। एक सार्वभौमिक होता है और एक अस्तित्व परक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर एआई क्या होता है? कमजोर एआई के बारे में अभी 9 बजे वाली क्लास में भी पढ़ा गया था। कमजोर एआई वो होते हैं जिनको कार्य करने के लिए इनपुट की ज़रूरत पड़ती है और ये बिल्कुल सटीकता से कार्य करते हैं, लेकिन इनमें जो है नैरो इंटेलिजेंस, ये जो है संकीर्ण बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक संख्याओं का अध्ययन। फिर है, कंप्यूटर के भीतर मानव बौद्धिक क्षमताओं का अवतार। फिर है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट जो आउटपुट उत्पन्न करता है, जिसे बुद्धिमत्ता को प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाएगा यदि यह मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किया गया। उपरोक्त सभी। कंप्यूटर पर लागू
मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक संकायों का अध्ययन, ये कमजोर एआई का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एआई के 5 बड़े विचार कौन से हैं? 5 बड़े विचार कौन से? धारणा, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, सामाजिक प्रभाव, तो ये जो सभी हैं। ये देखिए, बिग आइडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, लर्निंग, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट। तो जो है ये बड़े आइडिया हैं एआई के। यदि वीडियो में दिए गए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे हों तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।